नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर मैग्नेटिज्म में। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट किया था और उसी के प्रॉब्लम्स भी देखे थे। एक छोटा सा हेडिंग इसमें और डालना है आगे बढ़ने से पहले, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज ठीक है। तो वो हम लोगों ने जो निकाला था वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। और ऐसे समझो कि करंट कैरिंग वायर एंड मूविंग चार्ज दोनों एक ही बात तो हुई। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले इस पूरे मैग्नेटिज्म में आएंगे। जो कोई फॉर्मूला होगा जो चार्ज के लिए होगा तो उसको हम करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई फॉर्मूला होगा जो करंट में होगा उसको हम चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे फॉर्मूले हैं एक ही फॉर्मूले, बस ऐसे समझ लो, चार्ज के फॉर्म में स्टडी करो या करंट के फॉर्म में स्टडी करो। मूविंग चार्ज इज सिमिलर टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक, अब ऐसे मान लो कि ये मैंने एक वायर बनाया हुआ है, इसमें आई करंट है, और इस वायर में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, दिस इज सपोज डीएल। ठीक है, बोलो। तो इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे, इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ तो क्या लिखते हैं बताओ? डीबी की वैल्यू क्या आती है? डीबी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बोलो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ये जो करंट कैरिंग वायर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ चार्ज डी क्यू विच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर। तो इस चार्ज की वजह से अगर हमको यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगेन पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो वी कैन सिंपली रिप्लेस, देखना ध्यान से कैसे, आई इंटू डी एल। ठीक है, अच्छा आई को लिख सकते हैं हम लोग डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल वैक्टर। और डी क्यू अगर तुम अलग कर लो तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या डी एल बाई डी टी हो जाएगा। तो डी एल क्या डिस्प्लेसमेंट की तरह बन जाएगा फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्यों? तो ये वैल्यू आ जाएगी डी क्यू इंटू वी वैक्टर। तो तुम चाहो तो ये छोटा सा कन्वर्जन है, और ये कन्वर्जन हम पूरे चैप्टर में कई जगह कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो चार्ज के फॉर्म में पहले स्टडी करेंगे, बाद में करंट में कन्वर्ट करेंगे। कुछ करंट के फॉर्म में पहले स्टडी कर रहे हैं, उनको चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें रिप्लेसमेंट सीधे सीधे ध्यान रखना है कि दैट दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू। तो बताओगे कि इस केस में फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? तो उसको हम लोग लिखेंगे डी बी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो ध्यान से क्या आएगा, ये हो जाएगा डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखो तो डी क्यू है, इधर डी बी है, तो अगर हम इधर क्यू कर देंगे तो इधर बी बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। एक चीज का बस ध्यान रहे कि हम ये जो क्यू रखेंगे ये विद साइन रखेंगे, क्योंकि है क्या ना, करंट का डायरेक्शन और चार्ज का फ्लो सेम डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब वो चार्ज पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में हमें डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करना होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज विद साइन रख देंगे तो हमारी वो बात भी इंक्लूडेड हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आए हुए हैं, चार्जेस का जनरली नहीं है। बट एक ये छोटा सा ही फॉर्मूला है, बस तुम ध्यान रखो। फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ये बात ध्यान रखनी है जो ऊपर लिखी हुई है, बाकी है बायोट-सावर्ट लॉ ही। ठीक है, बताओ। यस सर। डाउट पूछो। ठीक है, फिर आगे इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है चैप्टर में, दैट इज एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। तो मैग्नेटिज्म भी बिल्कुल तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने पहले कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कूलम्स लॉ की हेल्प से डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ भी निकाला था। तो ऐसे समझ लो कि एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दे आर ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर काम है दोनों का। बट एम्पियर्स लॉ में आने से पहले कुछ एक बेसिक बातें और है, वो और मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे ये बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने गॉस लॉ में स्टडी किया था, और इसको हम लोग क्या नाम दिया था? क्यों भाई, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस बोल सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा, अगर इसी टर्म को हम लोग मैथमेटिकली कुछ नाम देना चाहें तो वी कॉल इट, दिस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि क्लोज्ड है तो ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। क्या है आगे, जब तुम बीटेक में मैथ्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे जानोगे कि इंटीग्रेशन भी जो है वो 3 टाइप का है, एक है लाइन इंटीग्रेशन, एक है सरफेस इंटीग्रेशन, और एक है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अगर हम लेंथ पे किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो लाइन इंटीग्रेशन की कैटेगरी है, सरफेस पे एरिया वगैरह इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो सरफेस है, और अगर वॉल्यूम कर रहे होंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। नाम अलग अलग हैं, कैलकुलेट करने का तरीका वही है, ठीक है ना। हम लोगों ने फ्लक्स निकालने में जो भी इंटीग्रेशन किया है वो सारा का सारा सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज गॉस लॉ। कोई डाउट इसमें? बोलिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताना मुझे, अगर लिखूं मैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल, तो ये क्या कहलाएगा? बोलो। अगर इसको मैथमेटिकली बोलें तो इसको कहेंगे हम लोग, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। अब इस बार लूप वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये बताओगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कंजर्वेटिव लिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डॉट डी एल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ई डॉट डी एल, हाँ बोलिए। वोल्टेज डिफरेंस। डीवी के बराबर होता है वोल्टेज डिफरेंस। और ऐसे समझो कि अगर हम ई डॉट डी एल कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से चले घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा? क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगा? यस सर, 0। जीरो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। हालांकि इसका कोई बेसिक लॉ नाम नहीं है गॉस लॉ की तरह, बट ये भी एक बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जो मुझे बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ये क्या कहलाएगा? तो उसी तरह से इसको भी बोल सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। और इसी को हम लोग चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। तो कोई बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा इसकी क्या वैल्यू होगी? 0। ये नॉट। इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसको जरा तुम समझ लो 0 क्यों आएगी। देखो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में
यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में है। क्लोज लूप के फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस हैं। तो अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, सपोज ये मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया है, तो तुम ये बताओ, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि number of field lines going into the closed surface are same as number of field lines coming out? Yes, sir. और गोइंग इनटू वाला फ्लक्स जो है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, वो यहाँ पे भी नेगेटिव लेंगे, और कमिंग आउट वाला फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव लेंगे। तो इस क्लोज सरफेस से अगर हम लोग नेट फ्लक्स लिखें, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, ठीक है ना। हालांकि ये भी कोई वैसे स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, बट हाँ इसको लिखा बोल देते हैं कि दिस इज सिमिलर टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहाँ तक बताओ, जो बातें मैंने बोली उसमें कोई डाउट? ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एल, बी डॉट डी एस, ये तीनों बातें क्लियर है। तो हमारा जो एम्पियर्स लॉ है वो फोर्थ स्टेटमेंट है, एंड दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। एंड दिस इज known as Ampere's सर्किटल लॉ, ठीक है। जिसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसका कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह नाम नहीं है, बट वी कॉल इट लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। दिस इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। तो देखो, एम्पियर्स लॉ के पहले जो बातें मैंने बताई हैं वो सिर्फ बताने के पीछे पर्पस यही था कि तुम्हें थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाए, इन सब में क्या डिफरेंस है। क्यों भाई? लाइन इंटीग्रल जो है वो लूप के ऊपर परफॉर्म होगा, और सरफेस इंटीग्रेशन किसी क्लोज सरफेस पे परफॉर्म होगी। सरफेस 100% 3 डायमेंशनल होगी, और लूप कैन बी 2 डायमेंशनल। लूप जो है वो ऐसे समझ लो 2 डायमेंशन होगा, और जो सरफेस होगी वो 3 डायमेंशन होगी। जैसे स्फेयर है, स्फेयर बनेगा सरफेस, और जो सर्कल है वो बनेगा लूप। तो लूप और क्लोज सरफेस में डिफरेंस क्लियर है। और एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे कोई भी हम अगर लूप कंसीडर करें, लेट्स से दिस इज अ क्लोज लूप, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ का मतलब ये है कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1, और उस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप पे अगर हम एलिमेंट लेंगे, लेंथ एलिमेंट DL, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, और उस डॉट प्रोडक्ट को हम इस पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। देखो ध्यान से, तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL मीन्स B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2, और इस तरह से हमें इस पूरे लूप के लिए करना पड़ेगा। तो ये जब सम करेंगे तो दिस सम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अभी देखते हैं कि आई इनक्लोज क्या है। तो आई इनक्लोज को बोलते हैं हम लोग इनक्लोज्ड करंट बाय द लूप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लूप में जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है, ये जो मैंने डायग्राम लिया है, इसमें डीएल वेक्टर का डायरेक्शन मैंने लूप के रिस्पेक्ट में कैसा लिया है? क्लॉकवाइज लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज लिया है? बताओ क्यों भाई? डीएल वेक्टर का जो Clockwise. वो लूप के रिस्पेक्ट में कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो देखो, अगर हम राइट हैंड रूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे तो थंब हमको इनवर्ड डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इनवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, और आउटवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, और ये दोनों बातें उस लूप के रिस्पेक्ट में ट्रू हैं।
अब आई इनक्लोज कैसे निकलेगा? तो आई इनक्लोज ऐसे निकलेगा कि मान लो कई सारे करंट्स हैं, जैसे ये I1 है, ठीक है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। अभी जो मैंने डॉट और क्रॉस दिखाए हुए हैं ये एक्चुअली इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, ठीक है ना, और केवल हम एक प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, तो वायर का केवल हमें पॉइंट नजर आ रहा है। वायर कैसे हैं ये समझ में आ रहा है? वायर कैसे हैं? इनफाइनाइट वायर्स हैं जिनका ओरिएंटेशन पेपर के परपेंडिकुलर है, तो किसी में करंट इनवर्ट जा रहा है, किसी में करंट आउटवर्ट जा रहा है। तो देखो लूप के अंदर के कौन कौन से करंट हुए बताओ, लूप के अंदर के कौन कौन से करंट्स हुए? I2 I3 I2 और I3 हुए। अब क्वेश्चन इसमें चार्जेस में तो आसान था गॉस लॉ लगाना कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है, मतलब इनवर्ड चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू प्लस क्यू है माइनस क्यू है, वो तो जैसा चार्ज है वैसा साइन रख देते थे। करंट में जो हम लोगों को साइन लेना होता है वो इन दोनों बातों के हिसाब से लेना होगा जो मैंने यहाँ बताई, कि लूप का कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड पॉजिटिव है और आउटवर्ड नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इन की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो I3 जो है वो प्लस में जाएगा और I2 जो है वो माइनस में जाएगा। बोलिए, ये बात भी क्लियर है? यस सर। और I1 और I4 जो है वो इनक्लोज्ड करंट्स नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें थोड़ी सी समझनी है कि B डॉट DL का क्या मतलब है और I इन कैसे निकालेंगे, ठीक है। बोलिए। अब जस्ट लाइक गॉस लॉ, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये बी नहीं क्लियर हुआ सर, ये बी किस पॉइंट पे मतलब कैलकुलेट करना है? अरे जिस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट तो अभी हम बी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि लूप के हर एक पॉइंट पे हम लोग B1 B2 B3 निकालेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, और उस पॉइंट पे DL के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर फाइनली सबको एड अप करेंगे, तो उस एम्पियर सर्कुलर लॉ का लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगा। अभी बी कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए बट सर कुछ जैसे ये लूप है तो इसमें तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो वो फिर दिया होगा। हाँ और क्या, तो अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। देखो यही एडवांटेज है, यस सर। वो B1 B2 नहीं चाहिए हमें, ये वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आई इन चाहिए। हम्म यस सर। अब देखो जैसे गॉस लॉ में बोला था कि गॉस लॉ से हम क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? नहीं, सारे तो नहीं निकाल सकते ना, कुछ निकाल सकते हैं। बोलिए। यस सर। गॉस लॉ से हम लोग सारे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में निकाल सकते हैं, याद है कुछ? तो यस बताओ। सर। सिमेट्रिकल लीनियर गॉसियन चार्ज सर्फेस बना सरफेस। अगर तुम्हें याद है तो एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पे भी बोलेंगे कि एम्पियर्स लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं वो भी वही सारे केसेस में निकाल पाएंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था। ऐसा नहीं है कि एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम किसी भी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, एम्पियर्स लॉ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, मतलब एम्पियर्स लॉ से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर हम बी निकालना चाहते हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी, तो उन पे जरा देख लो, फोकस कर लो। तो उसमें जैसे पहला पॉइंट है magnetic field due to long infinite current carrying wire। अब क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ भी निकाल ही लिया था, इसका तो प्रूफ भी किया था, क्यों याद है ना। बट ऐसे समझो कि अगर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ निकालना है तो क्या करेंगे, तो वो जरा देखना ध्यान से। तो ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा।
हर पॉइंट पे अलग अलग हो गया मैग्नेटिक फील्ड तो फिर तो बेकार हो जाएगा सब। तो ये बताओ कि अगर एक सिंपल वायर है, इनफाइनाइट वायर, तो क्या ये बोल सकते हैं कि इस वायर से r डिस्टेंस पे हम कहीं भी जाएं, उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? बोलो। यस और नो? बोलिए भाई। तो अगर ऐसा है तो हम लोग लूप भी इसी तरह का ही लेंगे। ये रहा एक लूप, देखो ये मैंने यहाँ पे एम्पियर्स लूप लिया है, ठीक है, और इस एम्पियर्स लूप का रेडियस हम लोग ले रहे हैं आर, ठीक है। क्यों ऐसा एम्पियर्स लूप लिया? ऐसा एम्पियर्स लूप इसलिए लिया क्योंकि इस एम्पियर्स लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब इसको जरा देखने के लिए हम लोग दूसरा फिगर बना लेते हैं। हम इसका इस तरह से फिगर बना लेते हैं। ये एम्पियर्स लूप है, ठीक है, और ये रहा वायर जिसमें आई करंट अंदर जा रही है, और एम्पियर्स लूप का रेडियस ये रहा आर, ठीक है। अब देखो दूसरा काम क्या करना होगा, हमें लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे बताओ, करंट इनवर्ट जा रही है तो राइट हैंड रूल लगा दो, तो क्लॉकवाइज लेंगे। मतलब ये बोलने का मेरा कि इस वायर के ऊपर हर एक पॉइंट पे, इस वायर के ऊपर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? तो तुम देखोगे ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के वजह से इस तरह से जाएगा, बताओ। और खास बात यस ये, मैग्नेटिक फील्ड भले ही हर जगह अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग है ही ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग है, लेकिन खास बात ये है कि इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है। तो सपोज यहाँ पे हो गया डीएल वेक्टर। अब तुम ध्यान से देखो, क्या हर एक पॉइंट पे डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम है? ये भी क्योंकि कंडीशन है एक, तभी वो कैलकुलेट हो पाएगा। तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम है। तो अब देखो इसमें क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है। अब ये जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो, और आई इन की जगह आई हो जाएगा। तो बी यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ इंटीग्रल डीएल। तो बताओगे इंटीग्रल डीएल कितना होगा इस लूप के लिए? इस लूप के लिए 2 पाई r। 2 पाई आर होगा, बस हो गया। तो b इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट इंटू आई। तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया। दिस इज यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देख लो एक बार, ठीक है ना। सर डीएल का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं फिर से? मेरा डीएल का डायरेक्शन मैंने करंट से डिसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस लगाऊं, राइट हैंड साइड पे भी माइनस लगाऊं। तो मैंने देख लिया करंट किधर है। करंट अगर अंदर जा रही है तो क्लॉकवाइज ले लिया। मान लो करंट अंदर भी जा रही हो, बाहर भी जा रही हो, हमको मालूम ना हो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो कहीं भी ले लो फिर, और क्या, फिर माइनस प्लस के साथ आ जाएगा। क्योंकि फिलहाल एक ही Yes, करंट sir. है तो मैंने उस करंट के हिसाब से ले लिया। बोलिए। Yes, मैंने sir. थोड़ा देर से समझ में आता है, मतलब फील थोड़ा देर से होता है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें थोड़ा ये बात समझ में आए कि गॉस लॉ जैसा ही है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। हालांकि मैंने क्वेश्चंस देखे थे तो क्वेश्चंस एम्पियर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस सर कोई पूछा ही नहीं गया है। हाँ बताओ बताओ। सर जो ये सर जो हमारा वायर होता है तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है तो उसमें डीएल लेते हैं तो वो तो उसी के डायरेक्शन में लेते हैं ना ऑलवेज। हाँ करंट के डायरेक्शन में लिखते हैं वायर में, लेकिन लूप में जो डीएल है वो एक अलग बात है। लूप तो हमारे ऊपर है ना, हमने लिया है। ओके वायर में जो डीएल लेंगे वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेंगे, करेक्ट। क्लियर है ये? बताओ। अब ये तो खैर हमको पहले से मालूम था। यस सर दूसरा क्लियर है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ
thick wire having uniform current density, magnetic field due to thick wire having uniform current density। तो देखो अभी जो हमने पिछले वाले फर्स्ट पॉइंट में निकाला ना वो एक थिन वायर था, तो थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग आउटसाइड दी वायर, वायर के बाहर। और अभी हम लोग देखते हैं थिक वायर की वजह से। तो देखो थिक वायर का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लो। तो थिक वायर का मतलब हुआ कि उसका खुद का कुछ थिकनेस है, ठीक है। और अगेन लॉन्ग वायर है, वो तो वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज लॉन्ग वायर और इस वायर का रेडियस है सपोज आर, और इस वायर में करंट पास हो रही है आई, ठीक है। तो ये करंट कितने एरिया में से है, क्यों भाई? तो अगर हमें करंट डेंसिटी लिखनी हो तो क्या बन जाएगी, करंट डेंसिटी हो जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्यों भाई? तो अब हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें वायर के अंदर भी निकालना है और वायर के बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, कर सकते हो अपने आप, बताओ। एम्पियर्स लूप लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये वायर हो गया, इस वायर का रेडियस आर है और इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, एंड लेट्स से करंट डेंसिटी इज जे, और ये जो करंट डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म है, ठीक। तो पहली बार हम लोग एम्पियर्स लूप लेंगे इसके अंदर, क्यों भाई? ये मैंने एक एम्पियर्स लूप लिया है, देखो आर रेडियस का, ठीक है। तो लगाओ जरा इसके ऊपर, करो अपने आप, अगर समझ में आ गया तो अपने आप कर सकते हो। अब देखो करंट अंदर है तो लूप का डायरेक्शन कैसा लिया जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? लूप का डायरेक्शन कैसे लिया जाए? पहले केस में हम लोग निकाल रहे हैं आर लेस देन आर के लिए फॉर इनसाइड पॉइंट्स। लूप का डायरेक्शन बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेंगे। तो देखो इनफैक्ट क्या है ना कि उसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सेम ही आएगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट होगा ये उतना ही आएगा, कितना, बी इंटू टू पाई आर। तुम तो ये बताओ कि आई इन कितना होगा, बताओ आई इन कैसे निकालेंगे। देखो इस पूरे में करंट आई है जो जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें चाहिए कि इस अंदर कितनी करंट है, इसके अंदर यहाँ कितनी करंट है, जे कैसे है? इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जे हाँ इंटू पाई आर स्क्वायर। डाउट है तो बता देना, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट बाई टू इंटू जे इंटू आर। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया ना, ये फॉर्मूला निकल के आया है स्केलर फॉर्म में, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई टू इंटू जे क्रॉस आर। देखो मतलब इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी आ जाएगा, तुम इसको वेरीफाई कर लो। और क्या भाई, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, देखो ये डायरेक्शन आर वेक्टर का है, देखो, और ये डायरेक्शन जे वेक्टर का है। कहीं डाउट है तो बताओ, मतलब आर वेक्टर, बी वेक्टर और जे वेक्टर, इन तीनों के बीच में देखो क्या रिलेशन बनेगा डायरेक्शन की, जहां तक बात है। जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसका आर वेक्टर, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जे अंदर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बनेगा, जे क्रॉस आर बनेगा या आर क्रॉस जे बनेगा, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बोलो। जे क्रॉस आर। जे क्रॉस आर करेंगे तो बनेगा ना, बोलो। तो यही मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
आउटसाइड निकालो इसी तरह। आउटसाइड के लिए क्या करेंगे? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए और आउटसाइड पॉइंट्स पूरा करंट अंदर ले लेंगे। पूरा ही हो जाएगा ना, देख लो। ठीक है ना, तो ये हो गया व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो बताओ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे ही हम बाहर वाले पॉइंट्स पे जाएंगे तो सारा का सारा करंट हम उस वायर का कहाँ एज्यूम कर सकते हैं? उस वायर के एक्सिस पे, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए बोलते थे। तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देखो, तो ये फॉर्मूला वही आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है ना, तो बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही है, और अंदर अगर निकालें तो देखो, इसको हम j की वैल्यू अगर रख दें तो j की वैल्यू है i अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा? तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो, देखो ठीक है। तो इसमें तुम एक बात ये भी ध्यान रखो कि अगर हमें ग्राफिकली दिखाना है वेरिएशन b वर्सेस r का, तो ये भी ध्यान रखो, पहले ये प्रोपोर्शनल टू r है, देखो, और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? वायर की वजह से, क्यों भाई? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके सर सर, प्रोपोर्शनल टू 1/r। हाँ सॉरी, 1/r, प्रोपोर्शनल टू 1/r। एंड सर वन थिंग, हाँ j क्रॉस r जब स्केलर फॉर्म में आएगा तो j r sin थीटा बनता है, हाँ, तो और यहाँ पर j और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हाँ तो 1 हो गया, ठीक। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट पूछिए। नो सर। ठीक है, तो इसमें एक इसमें पॉपुलर क्वेश्चन है, वो भी कर लो। सपोज ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर एंड विच इज कैरिंग करंट, और इस वायर के अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी है। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें जो करंट है, एक्चुअली करंट केवल इस पोर्शन से ही है। इसमें एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, और वो सिलेंड्रिकल कैविटी इस पूरे वायर में है। समझ में आया कैसा है ये सिस्टम? बताओ। यस सर। ठीक है, और इस वायर में जो बाकी जगह है, बाकी जगह करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्या क्या गिवन है कैविटी के रिस्पेक्ट में? कैविटी का जो एक्सिस है, कैविटी का जो एक्सिस है वो वायर के एक्सिस से a डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हो गया वायर का एक्सिस, और ये हो गया कैविटी का एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है? कैविटी का एक्सिस वायर के एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है
मैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी। अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है कुछ, बताओ। यस सर। तो उसके लिए क्या मेथड लगाया था, वो मेथड याद है, क्योंकि वही मेथड यहाँ भी लगेगा। करो करो ट्राई, करो ट्राई इसमें, इसको तुम्हें उससे करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, समझे। तो इस तरह से ये वायर है, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट लेंगे, एक हो गया कैविटी के अंदर एक पॉइंट, देखो ध्यान से, ये हो गया ए, इसको ले लेते हैं R2 और इसको ले लेते हैं R1, देखो, और ये है पॉइंट P। ये जरा डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। मतलब ये वायर का सेंटर हो गया, तो ये A वेक्टर हो गया, और ये R2 वेक्टर हो गया, और ये R1 वेक्टर हो गया, देखो, ठीक है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी वायर। बताओ, बोल सकते हैं पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पूरे वायर में मान लेते हैं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V1 हो गया P पॉइंट पे, और सिर्फ कैविटी वाले वायर की वजह से, वो भी एक सिलिंड्रिकल वायर की तरह मान सकते हैं, उसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, बताओ, यस सर। तो क्या लिखेंगे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू B1 माइनस B2। बताओ B1 कितना होगा, B1 होगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू J क्रॉस R1, बताओ, और माइनस म्यू नॉट बाई 2 इंटू J क्रॉस R2। तो यहाँ से अगर आप म्यू नॉट बाई 2 और J क्रॉस कॉमन लें तो ये आ जाएगा J क्रॉस R1 माइनस R2, और बताओगे कि R1 माइनस R2 उस ट्राइंगल से क्या बन जाएगा, क्या ये A वेक्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी यूनिफॉर्म भी आ जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ये J क्रॉस A आ रहा है, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो P पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट है जैसे वहां पे देखा था हम लोगों ने, ठीक है। देखो नोट करो, बताओ। देखो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हम लोग सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सिमिलर मेथड से, एम्पियर्स लूप लगा के। तो वो चाहो तो आप देख लेना बुक वगैरह से, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मालूम ही है क्या होता है। एक है इसमें, वो देख लो उसका निकालना, क्योंकि उसका हम लोगों ने नॉर्मल बायोट सावर्ट लॉ से नहीं निकाला था। और वह है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइडल कॉइल, टॉरॉइडल कॉइल या फिर सिंपली इसको टॉरॉइड बोलते हैं। टॉरॉइड क्या होता है, मालूम है। सर सोलेनाइड के दोनों एंड को जोड़ दो एक दूसरे से बन जाए। हाँ ये देखो, ये रहा टॉरॉइड, मतलब ऐसे समझो कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और उस सोलेनॉइड में मतलब मान लो रबर का ट्यूब है, फ्लेक्सिबल है, उसके तुम दोनों एंड्स जोड़ दोगे तो वो टॉरॉइडल कॉइल बन जाएगा। टॉरॉइडल कॉइल की खास बात ये होगी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उसी के अंदर होगा, मतलब उसके अंदर ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ। यस सर। देखो सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर ट्रेवल करती है,
फिर एक एंड से निकल के घूम के दूसरे एंड पे फिर से एंटर करती हैं, लूप बनता है। अब ऐसे सोचो कि हमने सोलेनॉइड के दोनों एंड अगर हम पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए आसान हो गया ना, एक एक एंड से निकल के दूसरे एंड पे जाना, और पास लाते लाते हमने दोनों एंड जोड़ दिए, तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ अंदर ही रहेगी, बाहर आएगी ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो टॉरॉइडल कॉइल का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ अंदर है, और वो जो डॉटेड बना हुआ है उस डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू करंट, देखो। ठीक है, तो हम इसमें एम्पियर्स लूप भी यही ले लेंगे, यही हमारा एम्पियर्स लूप बन जाएगा। ठीक, और इसके अंदर अगर हमको n दिया हुआ है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है तो जरा देखना, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ये वाली तो हमें मालूम है कि फिर से उतनी ही आएगी, b इंटू 2πr। अब ये बताओगे कि इस लूप के अंदर करंट कितना है, क्यों भाई? अब ये जो मैंने एक इमेजिनरी लूप बनाया है डॉटेड लाइन वाला, ध्यान से देखो, तो इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो तुम ध्यान से देखो, लूप का डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिया है, और करंट इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे ये करंट अंदर जा रही है, इस प्लेन में जा रही कि नहीं जा रही है, इन पॉइंट्स पे करंट अंदर जा रही है, तो ये टोटल करंट कितनी बनेगी? ये टोटल करंट कितना आएगा, बोलिए? अगर n टर्न्स हैं तो क्या ये n टाइम्स i हो गया? तो टॉरॉइडल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। एक्चुअली टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, बट ये है कि वहां पे n हम लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ लेंथ लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ है, तो अगर तुम n अपॉन 2πr को n से रिप्लेस कर दो तो ये म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। क्यों भाई, याद है नहीं याद है? म्यू नॉट एन आई ही बन जाएगा सिंपली। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, हाँ, बीच में b इक्वल टू 0 कैसे है? देखो वो ऐसे हुआ ना, क्योंकि सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर रहती है, बताओ, ठीक है, और फिर बाहर ऐसे घूम यस सर। एंटर करती हैं, कुछ इधर से जाती हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि एक एंड से फील्ड लाइन निकलती हैं और दूसरे एंड पे फील्ड लाइन एंटर करती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को पास लाएंगे तो वो जो घूमना है आसान हो जाएगा ना फील्ड लाइन का, ये यस बताओ, सर, यस सर। हो जाएगा आसान? तो जब आसान हो जाएगा तो दोनों एंड जोड़ दिए हमने, तो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है। सर टोटल करंट तो सर आई आया था, तो सर एन आई क्यों? अब ऐसे बताओ कि जैसे ये एक टर्न अंदर गया, फिर ये टर्न अंदर से इधर से बाहर आया, तो इस लूप के अंदर जा रहा है करंट कि नहीं जा रहा है इन सारे पॉइंट्स पे, ये बताओ। यस सर। जैसे मान लो कि ये एक क्लोज्ड वायर है जिसमें आई करंट है, ठीक है, इसमें आई करंट है। अब हम लोगों ने एम्पियर्स लूप इस तरह से बना लिया, तो इस एम्पियर्स लूप में आई करंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। अब सोचो तुम कि मैं कहूँगा नहीं मैंने एक और लूप बना दिया इस तरह से, एक और लूप बना दिया इस तरह से, तो क्या हर एक आई ऐड नहीं होता जाएगा? तो ये कई सारे लूप्स हैं जिनके अंदर से होके वो एम्पियर्स लूप गुजर रहा है, तो इसलिए हर एक का करंट हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ओके सर। सर अगर कहीं से एंटर हो रहा है, अंदर से जा रहा है, तो एक जगह बाहर भी तो निकलता है फिर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो लूप में होती है ना हमेशा, वो कहाँ स्टार्ट और टर्मिनेट होती हैं, वो तो लूप में ही रहती हैं। वो तो क्लियर है सर, वो पता है। फिर क्या पूछ रहे हैं आप? सर जो आप करंट को बोल रहे हैं, जैसे करंट। अरे ये बोल सकते हैं हेलो। कि हर एक टर्न जो है वो एक कॉइल की तरह है, ये बताओ। यस सर, वो ये बोल सकते हैं। अगर n कॉइल्स हैं तो हर एक का करंट आई हो गया।
ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बताओ। हालांकि एम्पियर्स लॉ में कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं, कोई भी क्वेश्चन पता नहीं टोरॉइड वोरॉइड का आया होगा तो आया होगा। डीबीबी में तो मुझे दिखे ही नहीं, 2 बार ध्यान से देखा तब भी। तो मतलब ये कि बायोट सावर्ट वाले पार्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, तो वो काम हम लोगों ने कर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, कॉइल के एक्सिस पे, कॉइल के सेंटर पे, सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड अगर लॉन्ग इनफाइनाइट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इनफाइनाइट शीट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, और टोरॉइड है तो उसकी वजह से क्या है। और एम्पियर्स लॉ की वजह से हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ में थिक वायर भी देख लिया। तो कहने का मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, जिसके 2 मेथड है, बायोट सावर्ट और एम्पियर्स। कुछ हैं जिनमें एम्पियर्स लॉ लगाना आसान है, जो हम लोगों ने अभी देखी, और मोस्टली हम लोगों ने बायोट सावर्ट से ही किए हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट इसमें स्टार्ट होगा, उसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हम लोग फोर्स पे स्टडी करेंगे। पहले तो था फील्ड कितना स्टडी हो रहा है, फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, और अब उस फील्ड की वजह से फोर्स कितना जनरेट होगा। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोल सकते हैं करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज। ठीक है, अब देखो जैसे एक मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है तुम्हारे पास, तो उस मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम दूसरा मैग्नेट लेके आओगे, दोनों को पास पास रखोगे, तो दोनों अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों का जो अपना अपना फील्ड है, वो फील्ड फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है, और फील्ड के इंटरेक्शन से फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। बेसिक बात ये है। तो अब ऐसे ही समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड जनरेट किया है। अब अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मूविंग चार्ज आ जाएगा, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करेंगे ही करेंगे, बट मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज दे आर मूविंग। मूविंग है मतलब एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मूविंग होगा। इसलिए यहाँ पे हेडिंग पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। क्योंकि चार्ज अगर रेस्ट पे है तब तो कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज कोई खुद का फील्ड जनरेट नहीं करेगा, खुद का जनरेट नहीं करेगा तो एक्सटर्नल के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। क्लियर है ये बात? बताओ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये बोलते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज का जो एक्सप्रेशन है दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है ना, Q इंटू V क्रॉस B। ये भी लॉ की तरह ही है, बट ये है कि कई लोगों की कंबाइंड स्टडी है, इसलिए कोई लॉ का नाम अकेले इस पे नहीं है। ठीक है ना, इसमें किया ऐसे किया कि भाई चार्ज का पहले वेलोसिटी v रखा गया, फिर देखा गया कितना मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमने वेलोसिटी उसका डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो पता चला चार्ज के प्रोपोर्शनल आ रहा है, उसके स्पीड के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जो सबसे खास बात है वो ये कि v और b के बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वो सारी बातें जब हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ध्यान आपको रखना है इसमें कि जो Q है अगेन विद साइन है। देखो जितने भी वेक्टर फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले विच आर इन वेक्टर फॉर्म, जिससे हमको डायरेक्शन भी पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है, तो उन सारे फॉर्मूले में चार्जेस को हमेशा विद साइन यूज करेंगे, या जितने पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल निकालने वाले केसेस हैं उनमें चार्जेस को हम विद साइन प्लेस करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस केस में, क्यों भाई, वो एक खास बात है, वो जरा देख लो। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो ये बन जाएगा Q V B साइन थीटा। ठीक है,
डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्शन का एक तरीका तो यही है कि भाई इधर v वेक्टर है, इधर b वेक्टर है, ठीक है। तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b यानी क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। तो अगर v क्रॉस b करोगे तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा एक तरीका है, नीचे इसमें लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ f can also be found using right hand palm rule. Direction of force can also be found using right hand palm rule. जैसे ये एक डायग्राम है, ध्यान से देखो। देखो पाम रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे सपोज करो कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कैसे लगाते हैं? इसी डायरेक्शन में लगाते हैं। अरे भाई किसी को चाटा ही मारना है तो कैसे मारोगे? ऐसे ही मारोगे सीधे। तो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, तो उसको तो याद रखना ही नहीं है, आसानी याद रखना। ठीक, इसके बाद राइट हैंड पाम में ये जो फिंगर्स हैं, अब फिंगर्स हैं मतलब 4 हैं, प्लूरल नंबर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई सारी हैं, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसके बाद बचा ये थंब का डायरेक्शन। तो ये तुमको देख लेना है कि उस फॉर्मूले में, क्योंकि ये राइट हैंड पाम रूल हम कई जगह लगाएंगे, तो कैसे याद रखोगे वो तरीका बता रहे हैं। तो बस जो वेक्टर बचा है वो v हो गया। भाई फोर्स का डायरेक्शन ये फिक्स रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनका डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो ये जो बचा वेक्टर है वो उस फॉर्मूले का तीसरा वेक्टर हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे तीसरा वेक्टर कौन है? v वेक्टर। तो ये वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। बताओ, सिंपल है, याद रखना। बोलो, बोलिए। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ध्यान ये रखना कि ये जो फोर्स निकल के आएगा ये आएगा ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो अगर वो चार्ज नेगेटिव हुआ तो तुम्हें उसको पलटना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, बस। ठीक है। और सेकंड खास बात ये है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों वर्क डन जीरो है? क्योंकि जो एफ वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। तो अगर एफ वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो पावर की वैल्यू जीरो बनेगी। एफ डॉट वी करेंगे तो पावर जीरो है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन हो ही नहीं रहा है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल cannot be changed in a magnetic field alone। ठीक है ना? मतलब अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोलिए, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? मतलब एक तो हो गया ये फॉर्मूला और डायरेक्शन, और ये एक खास बात है। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग को ये पता चला कि पावर जीरो है तो वर्क डन कांस्टेंट भी तो हो सकता है। अरे वर्क डन कांस्टेंट मतलब वर्क डन बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, यही तो मतलब होगा। यस सर। तो फिर जीरो ही मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया ना। यस सर। मतलब सिंपली अ फोर्स कैन नॉट डिलीवर्ड पावर, मतलब कि मतलब यही है कि उसका वर्क डन जीरो है, क्योंकि टाइम तो इनफाइनाइट होगा नहीं। अच्छा, मुझे कुछ केस में डायरेक्शन बस निकाल के बताओ। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये v वेलोसिटी से ड्यू ईस्ट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा?
या नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी उसकी ड्यू नॉर्थ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा? या पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो फोर्स किधर होगा? इन तीनों केसेस में फोर्स के डायरेक्शन बताओ जल्दी से, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। बोलिए। पहले केस में सर आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन आएगा, तो ये हो गया डॉट फोर्स का डायरेक्शन। नेक्स्ट बताइए। राइट। नेक्स्ट वाले में राइट में आएगा, और सर इनसाइड प्लेन। इनसाइड प्लेन। इनसाइड आएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो अब आप आसानी से बता सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके डिफरेंट केसेस में। थर्ड पॉइंट में, व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड along मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अलोंग प्रोजेक्ट करने का मतलब ये हुआ या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेलोसिटी पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। उन दोनों ही केसेस में क्या एंगल थीटा जीरो होगा? जीरो होगा या 180 डिग्री होगा? और इन दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू जीरो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों केसेस में नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इफ ओनली B is present, then path will be straight line। तो ये पूरी बात ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, एटसेट्रा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये m कॉमा क्यू का चार्ज है। सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने ऊपर की तरफ ली है, नॉर्थ साइड में। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में सपोज इनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और बी परपेंडिकुलर तो हो ही गया। तो जरा फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। जिस सिचुएशन में चार्ज दिख रहा है वहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है? देखो, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, और ये यस परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज थोड़ा सा मुड़ेगा, फोर्स इसको मोड़ देगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेगा, तो इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे इधर जाएगा और फोर्स इधर हो जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये फोर्स इसको रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने की वजह से ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल का पाथ डेविएट कर सकता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो पाथ बन जाएगा वो सिमेट्री है तो सर्कुलर बन जाएगा। देखो, फोर्स प्लेन में है तो प्लेन में कांस्टेंट रेडियस का पाथ बनेगा, तो वो सर्कल ही बनेगा। ठीक है ना।
किसी भी पॉइंट पे आप उसको चेक भी कर लो, चार्ज पार्टिकल की अलग अलग लोकेशंस के लिए। जब उसके ऊपर वेलोसिटी इस तरफ होगी तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। मतलब कहने का है कि जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल नेचर का ही है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, हेंस पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। अब अगर हमें इसका रेडियस वगैरह निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स को लिखेंगे क्यू वी बी साइन 90, और ए आर की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू वी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग in an external uniform magnetic field perpendicularly। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड में एक खास बात ये ध्यान से देखो कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी पार्टिकल को कितनी भी स्पीड से हम प्रोजेक्ट करें, उसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो फिक्स है। मतलब वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से। तो इस ये एक खास बात है। तो इस खास बात को यूज करते हुए भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्टिकल आइडेंटिफायर्स, या उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर्स बोलते हैं। देखो रेडियस और टाइम पीरियड, अगर ये दो बातें आपको मालूम है तो इसके अलावा फिर बहुत कुछ है जो पूछ सकता है, बट वो फिर निकल आएगा। जैसे ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, या फिर इसको लिख सकते हैं वी अपॉन आर। रेडियल एक्सीलरेशन अगर पूछेगा तो रेडियल एक्सीलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी रेडियस के टर्म्स में निकालना हो तो हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो ये हो जाएगा एम वी आर। मतलब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकाल सकते हैं, बट हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है। देखो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो करो इसको ट्राई। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से सेम स्पीड पे सारे पार्टिकल एंटर कर रहे हैं। देखो बताओ, करो ट्राई। इन सारे पार्टिकल्स का मास और चार्ज का रिलेटिव रेशियो हमको पता होना चाहिए, तो वो तो पता है ना सबका, आ चुका है अब तो कई बार। कौन कौन से पाथ होंगे बताओ। सर फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन का है। न्यूट्रॉन का बोल सकते हैं सबसे पहले, न्यूट्रॉन का पाथ 3 होगा। यस सर। ठीक है, और बताओ प्रोटॉन फिर और अल्फा पार्टिकल, इनमें किसी का सेम भी होगा क्या? देखो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ डेविएट होंगे और नेगेटिव नीचे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिफ्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम बनेगा मास कम होने की वजह से। यस सर। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा में क्या बोलेंगे, एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम अपॉन क्यू रेशियो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का सेम है, और जो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का फर्स्ट नंबर का होगा और इन दोनों का ही सेकेंड नंबर का पाथ बनेगा। बोलिए। यस सर। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो बोलो।
सर ड्यूट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना? ये मैंने कहा नेगेटिव लिया है भाई। नहीं ये सर, कुछ ये एक और करो। प्रोटॉन के लिए अगर हम लोग m, q बोल रहे हैं तो ड्यूट्रॉन के लिए 2m, q बोलेंगे और अल्फा पार्टिकल के लिए 4m, 2q। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास अलग ही है, एकदम ही कम है, तो me, -q हो जाएगा। देखो इसको तुम कर लेना, आंसर फिर नेक्स्ट टर्न पे मैच कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं और भेज दूंगा, अभी इस पे क्वेश्चंस हमें कई सारे करने पड़ेंगे। ठीक है। यस सर।